5 करोड़ तक का भी आपका टर्नओवर हो जाए तब जाके हम लोग ऑडिट करवाएंगे, नहीं तो नहीं। तो ये गवर्नमेंट ने उनके लिए किया जिनका ट्रांजैक्शंस का प्रूफ रह जाता है, जो कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है ना कैश में क्या है ना, गलत, कैश में गलत चीज होता है, वी नो दैट, है ना। तो कैश में ब्लैक हो जाता है, आपको पता है। लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में हर 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 इनकम का प्रूफ मिल जाता है। अब इनकम का प्रूफ, ट्रांजैक्शंस का प्रूफ मिल जाए, पेमेंट का प्रूफ मिल जाए, तो फिर गवर्नमेंट ओके ठीक है, आपको डायरेक्टली चार्ज कर सकते। इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा, ठीक है। ये जो मैं आपको अभी बताया ना, इसका चर्चा रहेगा सर, डिटेल्स में चर्चा रहेगा, डोंट वरी, ठीक है। ये तो भाई जस्ट 44 AB का मैं आपको एक आइडिया दूं। तो बेसिकली मैंने आपको बस इतना कहने का कोशिश किया इतने देर से कि सर एक बिजनेस क्या होता है, एक प्रोफेशन क्या होता है, और बिजनेस में कैसे टैक्स ऑडिट मैंडेटरी हो जाता है, ठीक है, प्रोफेशंस में भी। तो उसके बारे में एक हल्का आइडिया लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, अब क्या करना है सर, करना ही क्या, कुछ करना ही नहीं है, बस जानना है। अब ना मैं आपको एक फॉर्मेट की तरफ लेके जाऊंगा, जैसे मैं हर चैप्टर में करता हूँ। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशंस का फॉर्मेट बताए थे, है ना। वैसा ही पीजीबीपी कैलकुलेशंस का भी फॉर्मेट बताऊंगा, थोड़ा लंबा है। ये चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी जैसा इतना छोटा चैप्टर नहीं है, और इसके अंदर ना आपको वेरियस काइंड्स ऑफ डिटेल्स जानना पड़ता है। तो एक हिसाब से देखो तो टफ नहीं है, बट ज्यादा वास्ट है। टफ नहीं बोलूंगा, टफ नहीं है सर, टफ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा वास्ट है। हाउस प्रॉपर्टी जैसे क्या था, थोड़ा ट्रिकी था बट छोटा है। बट पीजीपीपी कैलकुलेशन ट्रिकी कम है, बट वास्टनेस ज्यादा है। इसीलिए स्टूडेंट को क्या है ना, मेमोरी में रखना थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि सर इतना सारा सेक्शंस का इतना सारा एडजस्टमेंट दिमाग खा रहा है। बट क्या कर सकते हैं सर, जो है वो है। चलो, इसमें थोड़ा समय लूंगा, बट आप मेरे साथ साथ लिखो। इसको आप फॉर्मेट बोलो, प्रोफार्मा बोलो, जो बोलना है बोलो। प्रोफार्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, प्रोफार्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। शॉर्ट फॉर्मेट है, बट शॉर्ट फॉर्मेट लिखा के फायदा है क्या, फायदा नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है। बट लॉन्ग फॉर्मेट में क्या है, आपको सारा डिटेल्स मिलेगा जो आपको आगे जाके काम आएगा। ठीक है, छोड़ो, शॉर्ट फॉर्मेट लिखा के भी फायदा नहीं है। नहीं, मैं सोच रहा था कि शॉर्ट फॉर्मेट में क्या है ना, आपको फटाफट एक आइडिया मिल जाता है। बट आइडिया थोड़ा लंबा होने से कोई दिक्कत तो है नहीं, लंबा फॉर्मेट ही ले लो। चलो, ठीक है। तो प्रोफार्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स and gains of business and profession। एक समय था जब बिजनेस प्रोफेशन का इनका कैलकुलेशन टेक्निक अलग होता था, बट आजकल और अलग नहीं है, सेम है। बिजनेस इनकम में भी कैलकुलेशन जैसे करना है, प्रोफेशन का भी सेम करना है, बट थोड़ा क्वेश्चन का ढंग या तरीका अलग होता है। क्वेश्चन का जो ढंग या तरीका है, ढंग समझते हो ना, तरीका, ठीक है, क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैंने पढ़ने के टाइम पे आपको पता लग जाएगा कि कौन बिजनेस कर रहा है और कौन प्रोफेशन कर रहा है। तो ठीक है सर, एक पर्टिकुलर बनाओ, ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक पर्टिकुलर बनाओ और दो अमाउंट का कॉलम। थोड़ा बोरिंग टाइप है अभी, थोड़ा सा लगेगा आपको, बोरिंग में आएगा, मैं बोल देता हूँ सर। लेकिन सर
आगे जाके यही बोरिंग चीज आपको काम आएगा। जिंदगी में यही है सर, जो चीज जितना बोरिंग लगता है वही आगे काम आता है। सर P/L माने एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो जानते हैं आप लोग। सर मुझे एक चीज बताओ, बिजनेसमैन एक्चुअली क्या कमाता है? प्रॉफिट कमाते हैं, है ना। आप लोग अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट्स तो सभी को ही करते हो। फाइनल अकाउंट्स आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो किए होंगे आप लोग। क्या रे, किया कि नहीं किया? बोलो। फाइनल अकाउंट्स तो करते होंगे, चाहे वो कंपनी का किए होंगे या सोल प्रोप्राइटरशिप का, मैन्युफैक्चरिंग का। यस सर। है ना? तो उसमें जब आप लोग पीएल बनाते हो, पीएल बना के आपको क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट मिलता है ना। ये जो पीजीबीपी का कैलकुलेशंस है, ये बेसिकली एक पीएल का रेक्टिफिकेशन। सर ध्यान से बात को सुनना, ये जो पीजीबीपी है ये और कुछ भी नहीं है। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है पीएल का रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्यों? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्चुअली बिजनेस से तभी टैक्स ले पाते हैं ना, जब बिजनेस ने अपना अकाउंट्स बना लिया। यस और नो? बिजनेस अपना अकाउंट्स बनाया, प्रॉफिट किया, तब ना इनकम टैक्स वाले को टैक्स देगा। क्या कहते हो सर? क्या कहते हो? ऐसा ही होता होगा। बिजनेसमैन हाँ अपना सर। अकाउंट, है ना, बिजनेसमैन अपना अकाउंट्स बनाएगा, प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाके बोलेगा भी मेरा इतना टैक्स हो रहा है ना। सिंपल सी बात है। अब आप एक चीज समझो कि जब बिजनेस मतलब बेसिकली एक पीजीबीपी मैंने एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस या प्रोफेशनल्स इनकम टैक्स वाले को टैक्स देगा, वो क्या कोशिश करेगा? उसका टैक्स लायबिलिटी जितना कम हो जाए उतना अच्छा है ना। उसका टैक्स लायबिलिटी जितना कम हो जाए उतना अच्छा है। जैसे ये इनकम टैक्स के साइड में जाके मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि सर क्या फॉर्म चाहिए होता है, क्या है डिडक्शंस ऑन विच आई कैन गेट टैक्स डिडक्शंस वगैरह। ठीक है, इसमें सारा चीज आपको मिलेगा कि एक बिजनेसमैन को क्या क्या, ये शॉर्ट में है। ठीक है, ये शॉर्ट में दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपको आइडिया मिल जाएगा। लेकिन ये सब तो मैं चर्चा कर ही लूंगा आगे आगे। ठीक है, लेकिन मेन बात ये है सर कि एक बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑलवेज चाहते हैं कि उसका टैक्स अमाउंट कम हो जाए, उसका टैक्स अमाउंट कम हो जाए। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। यस बोलो बोलो। স্যার বলছি ট্যাক্স অ্যাভয়েডেন্স মানে তো যেগুলো ডিডাকশন তারপরে এক্সেমশন এগুলো মিলে যতটা মানে লাইবিলিটি কমানো যায় সেটার এ তো, আর ট্যাক্স ইভেশন মানে ইলিগাল ভাবে ট্যাক্স না দেওয়া, তাই তো? यस 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 यस, ठीक है, मतलब टैक्स तुम टैक्स को এটা একটু बचा रहे हो। কনফিউশন ছিল। तुम अगर प्रोविजंस में रह के करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान से बात को समझना। अगर इनकम टैक्स तुम्हें कोई पर्टिकुलर इनकम को कम करने का मौका देता है, डिडक्शंस लेने का मौका देता है, तुम उसको यूज कर रहे हो और अपना टैक्स लायबिलिटी कम कर रहे हो, उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमको कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, लेकिन अगर तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल्स के अगेंस्ट में जाके टैक्स को कम दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो फिर उसको टैक्स इवेशन कहेंगे, जो कि इलीगल है ना, जो कि इलीगल हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा। आप वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ज्यादा नहीं। मैं बस आपको इतना सा छोटा सा चीज बताना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे एज ए बिजनेसमैन, हमारे दिमाग में ये चलता है, एक बिजनेसमैन के दिमाग में क्या चलता है कि मेरा टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। एकदम छोटा सा बच्चा जैसा सुनो, छोटा बच्चा जो बात समझ सकता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भाई बिजनेस बहुत सारा चीज गलत तरीके से दिखाते हैं और ऐसा आपको मिलेगा। तो इनकम टैक्स ने कुछ चीजें स्पेसिफाई कर दी है, जो अपने फॉर्मेट में आपको बताएगा कि भाई आपको पीएल को रेक्टिफाई करना है। कैसे रेक्टिफाई? कई बार क्या होता है प्रॉफिट, अच्छा एक चीज ऐसा है कि एक प्रॉफिट बढ़ा के भी दिखाया जा सकता है, एक होता है कि प्रॉफिट को कम करके भी दिखाया जा सकता है। अब आप बोलोगे सर प्रॉफिट कम करने करके दिखाने का तो फिर भी समझ में आ गया कि टैक्स लायबिलिटी कम होगा। मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूँ, रुको, ठीक से जवाब देना बात का। एक छोटा सा मैं पीएल ड्रॉ कर रहा हूँ, एक जस्ट एक्सट्रैक्ट है, कोई ओरिजिनल पीएल नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल है। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, टू
एक्सपेंस वगैरह देते हैं, टू अदर एक्सपेंस, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 लाख का एक्सपेंस है, यहाँ पर अदर एक्सपेंस में 2 लाख का है। इधर मानो सेल किया कंपनी ने, जो इनकम किया बाई इनकम बोल के, यहाँ पर मानो 20 लाख का इनकम किया। अच्छा इधर आप देखो एक चीज, इनकम 20 लाख का है, एक्सपेंस 10 लाख का है, अदर इनकम 2 लाख का है, तो इनकम कितना होगा, नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ठीक है। सिंपल, 8 लाख। इसमें तो कोई कुछ भी नहीं था। मैं अभी आपको बस ये कहना चाहता, एक बिजनेसमैन क्या चाहेगा, इस प्रॉफिट को कम दिखाने का। मतलब आम तौर पे इन जनरल सेंस बंदा चाहेगा कि भाई मेरा, जैसे अगर मैं आपको बिजनेस का जो टैक्स लायबिलिटी होगा, आपका 8 लाख का टैक्स लायबिलिटी अगर और कम हो जाएगा, ये 8 लाख की जगह 6 लाख आ जाए, कुछ भी इधर उधर करके, ठीक है। यानी इधर उधर कैसा हो सकता है, कुछ एक्सपेंस जो आपका बिजनेस का नहीं है, मानो आपने घर में घर का गाड़ी चलाया, ठीक है, घर का पर्सनल एक्सपेंस है, ठीक है, या फिर अपने घर का ग्रोसरी का खर्चा आप यहाँ पर जोड़ दिए आदर के अंदर एक्सपेंस बोल के, और 1 लाख जोड़ दिए, तो आपका घर का खर्चा क्या बिजनेस में आएगा? हाँ ना ना। तो कई बार ऐसे होते हैं सर, लोग जानबूझ के अपना घर का खर्चा, पर्सनल चीजें, और भी चीजें हैं, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो क्या करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट को कम दिखाना चाहते हैं, तो इनकम टैक्स ये सब चीजें डिसअलाउड कर তা देगा। যখন ফার্মে ট্যাক্স অডিট করতাম তো তখন অনেকের কাছে তো ওরা মানে পুরো ডাটা পাঠাতোই না, ফোন করে জিজ্ঞেস করতাম অফিস এক্সপেন্স এগুলো কত কি, তখন বলতো ভাই আমরা এরকম জিজ্ঞেস করেছি 10,000 20,000 এরকম করে দিন এই করে, মানে সেরকম করতে হতো। তো ডেটাও নাই পুরো। एग्जैक्टली सर, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो एग्जैक्टली इस तरह से क्या हो जाता है, आपका प्रॉफिट अमाउंट कम हो जाता है कहीं, और छोटा मोटा लेवल पे तो आपको डेटा भी नहीं मिलेगा, लेकिन बड़े लेवल में ना सर कंपनी को डर होता है, क्योंकि अगर ऑडिट रिपोर्ट खराब आ जाए ना, उनका पूरा बिजनेस में इफेक्ट पड़ सकता है। सो चलो देखो सर, रियल लाइफ में थोड़ा बहुत आपको भी पता है, हमें भी पता है, इधर उधर का खेल चलता है, लेकिन लॉ जो है, मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो हमें सिखाते हैं, वो तो हमें सीखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आपने प्रॉफिट 8 लाख की जगह 7 लाख दिखाने का कोशिश कर रहे थे, तो ये एक हो गया प्रॉफिट को कम करके दिखाना, ताकि आपका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए। और आपको भी पता है, हमें भी पता है, दुनिया को भी पता है कि 8 लाख में टैक्स जो होगा 7 लाख में उससे कम होगा। अगर कोई 10,000 भी बचा लेगा ना, तो भी उसको अच्छा है भाई। 10,000 में भी बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन सर और एक दूसरा पहलू है, एक होता है प्रॉफिट कम करके दिखाने का बदमाशी, और एक होता है प्रॉफिट को ज्यादा करके दिखाने का बदमाशी। क्या आप में से कोई बता सकते हो, प्रॉफिट ज्यादा करके दिखाने का बदमाशी कौन कर सकता है और क्यों कर सकता है? 8 लाख की जगह प्रॉफिट 10 लाख दिखा रहे हैं, इसमें भी बदमाशी है, कहीं ना कहीं अपना इनकम को या सेल्स को झुठला रहा है, मैंने 20 लाख की जगह 22 लाख का सेल दिखा रहा है। ऐसा क्यों करेगा? बोलो बोलो। इनकम को ज्यादा करके दिखाने का क्या फायदा? वो भी रॉन्गली। सर ये एक्चुअली इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। রিফান্ড हाँ, नहीं नहीं, रिफंड नहीं। রিফান্ড বলছি। हाँ लोन बोलो। इजली ज्यादा इनकम पे। हाँ सर, वेरी गुड सर। ज्यादा इनकम शो करके आप बैंक को उस्का सकते हो कि भाई मुझे ज्यादा लोन प्रोवाइड करो। अगर मार्केट में शेयर है, तो शेयर मार्केट में क्या सुविधा हो जाता है कि आपके इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, गलत दिशा में लेके जा सकते हो। इसके ऊपर ऑडिट में एक चैप्टर होता है सर, ऑडिट में भी ये सब चीज पढ़ाया जाता है, जो प्योर फाइनेंस ऑडिट होता है ना। जैसे एक बड़ा कंपनी है सत्यम कंप्यूटर बोल के, इसने ऐसा ही किया था, प्रॉफिट को कुक किया था, प्रॉफिट कुकिंग, माने प्रॉफिट उतना था ही नहीं जितना प्रॉफिट उसने शो किया था। तो ये जो पीजीपीपी का खेल है ना, इसमें पीएल में गड़बड़ होता है, नेट प्रॉफिट में गड़बड़ होता है। तो अगर कोई प्रॉफिट बढ़ा के दिखाना चाहे या प्रॉफिट को कम करके दिखाना चाहे, वो नहीं कर सकता, और उसको एज पर इनकम टैक्स चलना पड़ेगा।
तो ये जो फॉर्मेट मैं आपको अभी लिखाऊंगा, ये फॉर्मेट एक्चुअली आपको उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना सिखाएगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या लिखा, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल। अब ये आपका एक अमाउंट होके रहेगा, ठीक है, जो मैं आउटर कॉलम में लिख दिया। अब इसके साथ कुछ अमाउंट ऐड करना चाहिए, कुछ अमाउंट लेस करना चाहिए। जो लोग अकाउंटेंसी का बेसिक क्लास या फिर एटलीस्ट मैम के पास मैम कराते हैं सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाउंडेशन लेवल में पढ़ाते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 11-12 लेवल में भी पढ़ाया जाता है। और जिन लोगों ने अगर 11-12 में नहीं पढ़ा तो कम से कम फाउंडेशन में तो पढ़ा होगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी आप देखोगे कि उस तरह से ऐड लेस करके रेक्टिफाई किया जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर पीएल को भी ना ऐड और लेस करके रेक्टिफाई किया जाता है। अब सवाल उठता है सर ऐड क्या करना है और लेस क्या करना है, और इसी चीज में आपका दिमाग खराब होने वाला है। तो दिमाग को खराब करने के लिए थोड़ा सा रेडी हो जाओ। हाँ सर, जिंदगी में कुछ खोया नहीं तो पाओगे क्या, कुछ खराब करो कुछ मिलेगा। सुनने में खराब लगा, कोई बात नहीं सर। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल बट नॉट अलाउड। बात को समझना, इस लाइन पे दम है। एक्सपेंस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल बट नॉट अलाउड, माने कुछ ऐसा एक्सपेंसेस है जो कि पीएल में आप डेबिट नहीं कर सकते, माने पीएल में खर्चा के तौर पे नहीं दिखा सकते, बट आपने दिखा लिया तो अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। एक्सपेंस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल बट नॉट अलाउड, मैंने बिजनेस मैन ने शो कर दिया, ठीक है, बट आप नहीं दिखा सकते। इसलिए क्या बोला, एक्सपेंस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल बट नॉट अलाउड। अगर आपने इसको माइनस कर दिया अपने प्रॉफिट से, तो कहीं ना कहीं इसको ऐड करके प्रॉफिट को क्या कर दिया जाएगा, प्रॉफिट को बढ़ा दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर आपने इसको कम कर दिया तो ठीक है। तो सर अभी इसका लीस्ट है, अभी इसमें आपको लीस्ट है, अब वो लीस्ट जानो। जैसे एक होता है डिप्रिसिएशन, इसका हिसाब थोड़ा सा अलग है बट फिर भी ये जानना चाहिए। एक होता है डिप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का थोड़ा झगड़ा है, अब इसको झगड़ा ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपको एक हिसाब से डिप्रिसिएशन ऐड करने के लिए बोला। आप लोग डिप्रिसिएशन चैप्टर किए हो तो सर? रेट परसेंटेज आलादा। हाँ, रेट परसेंटेज अलग है ना। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपको कुछ परसेंटेज में बोला या फिर कुछ मेथड में बोला। अकाउंट्स में मानो आपको बोला गया एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब যেমন एसएलएन ওদের से ওদের ফিক্সড আছে ফার্নিচার ফিটিং 10, তারপরে বিল্ডিং সেইগুলো 15% এরকম। एग्जैक्टली सर, ठीक है। तो वही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो डिप्रिसिएशन का रेट होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस रेट को अप्लाई करने नहीं देगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये आपको मैं आगे आगे जब क्वेश्चंस कंप्लीटली कराऊंगा, जैसे आज मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको सैटरडे वाले क्लास में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। तो डिप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलाउड नहीं करेगा सर, सिंपल बात है। डिप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलाउड नहीं करेगा। तो इसको क्या करना है, एड बैक कर देना। डिप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है ना सर, बट ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इनर कॉलम में लिख दो। और इनकम टैक्स का जो डिप्रिसिएशन का रेट होगा ना वो बाद में एडजस्ट होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, इनकम टैक्स जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स अलाउड नहीं है, समझे। ब्रैकेट में लिख दो डिस अलाउड अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 2। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स को माइनस नहीं कर सकते, मतलब आपको टैक्स ही कैलकुलेट करना है और अपना जो इनकम टैक्स देना है उसको आप माइनस कर, ये अलाउड नहीं है। इसलिए इनकम टैक्स में इनकम टैक्स अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या कर जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब ऐड हो जाने का मतलब और कुछ भी नहीं, जैसे आप ऐड कर देते हो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट जो है वो जितना कम हुआ तो उतने में बढ़ जाएगा,
ठीक है। और देखो ये सब इनर कॉलम में रखो फॉर्मेट के हिसाब से। समझ में आ रहा है ना फॉर्मेट স্যার कैसे ওইগুলো देना है? অটোমেটিক্যালি 3CB 3CD টা টেনেই নেয়। हाँ वो हो जाता है, ठीक है, पर तुमको यहाँ पर पहले एडजस्टमेंट तो जानना है कि भाई किस चीज को ऐड करना है और किस चीज को लेस करना है। पहले ये सब लिख लो तो হ্যাঁ सर, সেটা তো तुमको पता तो होना चाहिए ना कि क्यों ऐड करते हैं क्यों लेस करते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट है, जैसे ये थोड़ा हटके हैं, लिख के रखो, बाद में डिटेल्स में बोल देंगे। 30% ऑफ सम पेबल। अभी मैं एक्चुअली फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ तो कई सारा चीज मैं एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाऊँ, बट जैसे जैसे आगे आगे क्वेश्चन कराऊंगा आपको हर चीज का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। 30% ऑफ सम पेबल टू रेसिडेंट्स on which tax is not deducted at source or has not been remitted on or before return filing, actually on or before the due date, before the due date under section 139 subsection 1 after deduction। लिखना आफ्टर डिडक्शन, मैं बाद में सारा चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगा सर, बट फिलहाल लिख लो आफ्टर डिडक्शन डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 1। ये भी लिख दो सर ब्रैकेट में, द सेम इज अलाउड इन द ईयर in which the tax is deducted and remitted। अब ये क्या है सर, मैं आपको हल्का सा बोलता हूँ, बाकी आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। 30% ऑफ सम पेबल टू रिसीव रेसिडेंट्स ऑन व्हिच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, यानी बेसिकली जो रेसिडेंट है, मैंने इंडिया का जो रेसिडेंट होते हैं एज पर रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट है, अगर आप उनको कुछ पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस, अगर उस पर्टिकुलर पेमेंट में टीडीएस काटने का प्रोविजन है, एक चैप्टर आएगा ऐसे भी टीडीएस टीसीएस बोल के, उसमें आपको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एज वेल एज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का डिटेल्स बताया जाएगा। ऑलरेडी मे बी कोई कोई कर चुका है। सो कहने का मतलब इतना है कि बहुत सारा ऐसा पेमेंट है जब टीडीएस काट के पेमेंट होता है। तो अगर आपने टीडीएस नहीं काटा जिसमें आपको टीडीएस काटना चाहिए था पेमेंट करने से पहले, तो अगर ऐसा अमाउंट 30% ऑफ सम पेबल, टोटल अमाउंट का 30% आपने पेमेंट कर दिया फिर भी आपने टीडीएस नहीं काटा, ठीक है, या फिर टीडीएस काटा तो सरकार के घर में रेमिट नहीं किया और हैज नॉट बीन रेमिटेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। मैंने एक्चुअली टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मैंने आप टैक्स पहले से काटते हो, किसी को 1000 का पेमेंट करना है 30% टीडीएस काटना है, तो 1000 का 30% जितना होता है उतना सरकार के घर में रेमिट कर देना चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हो तो वो खर्चा आप जो पेमेंट करोगे सरकार वो खर्चा आपको माइनस करने नहीं देगी, आपको तब माइनस करने देगा जब आप टीडीएस काटोगे और रेमिट करोगे। बस इतना सा बात है। मैंने भाई बिना टीडीएस का पेमेंट अगर गवर्नमेंट आपको डिसअलाउड करता है तो फिर वो आपको डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप उसको डेबिट नहीं कर सकते, भले वो उसको वो डेबिट करने लायक है क्योंकि वो आपका एक्चुअल में एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट करने में कोई मना नहीं है। बट अगर उसमें प्रावधान है या प्रोविजन है कि टीडीएस काट के पेमेंट करना था, वो भी 30% ऑफ सम पेबल पे, और आपने नहीं किया, तो सरकार आपको बोलेगा भाई जब पेमेंट करोगे तब डिडक्शन ले लेना। बस इतना सा बात है, बाकी क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी मिलेगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ सर क्योंकि हम लोग फॉर्मेट कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा अपना रेस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं तो फॉर्मेट लिखाने में बोर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा है। ठीक है, अच्छा और भी पॉइंट में चलते हैं सर। एक्चुअली आगे आगे हर चीज पे एक्सप्लेनेशन होगा बिकॉज क्वेश्चन करना है ना, आपको हर पॉइंट कवर करना पड़ेगा।
एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड, सॉरी इसको मैं येलो में ही लेता हूँ, बेकार में रेड में क्यों ले रहा हूँ। एनी expenditure incurred in respect of which payment is made for goods, services or facilities to a related person। ये भी एक गजब का चीज है सर, to a related person। लिखो इसमें to the extent the same is excessive or unreasonable। रीजनेबल बानान गलत हो गया क्या? अनरीजनेबल किसके किसके हिसाब से अनरीजनेबल? इन द ओपिनियन ऑफ एओ। एओ माने असेसिंग ऑफिसर, यानी ठीक है, जो ऑफिसर होंगे उसके हिसाब से अगर कोई पर्टिकुलर पेमेंट आपको रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस में मतलब अननेसेसरी लग रहा है, मैंने लग रहा है कि ये जानबूझ के कम करके दिया गया या जानबूझ के ज्यादा करके दिया गया, ठीक है। हैविंग रिगार्ड टू इट्स एफएमबी। एफएमबी माने फेयर मार्केट वैल्यू, ये भी डिसअलाउड होता है, एकदम बिल्कुल डिसअलाउड है अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 2। ये सब सेक्शन का भी चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अभी फॉर्मेट के अंदर है तो बता दे रहा। तो बात क्या हुआ? बात ऐसा हुआ कि अगर किसी को कोई पेमेंट करना है, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच पेमेंट इज मेड फॉर गुड्स और सर्विस और फैसिलिटीज टू ए रिलेटेड पर्सन, ठीक है। अगर कहीं भी ऐसा लग रहा है कि रिलेटेड पर्सन को फैसिलिटी दिया जा रहा है टू द एक्सटेंट द सेम इज एक्सेसिव, द सेम इज एक्सेसिव और ऑफिसर, तो फिर वो अमाउंट एक्सेसिव लगेगा, वो अमाउंट को भी डिसअलाउड कर देगा, जो आपको आपने डेबिट कर दिया था एज ए बिजनेसमैन, आपने डेबिट कर दिया था, बट वो आपको डिसअलाउड कर देगा, ठीक है। बस इतना सा बात कह रहा है। मैं आई होप कि आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि सर क्या क्या पॉइंट मेनली काम करता है। और भी लिखो, एनी एक्सपेंडिचर incurred in respect of which payment or aggregate of payment in respect of which payment or aggregate of payment to a person exceeding rupees 10,000 in a single day is made otherwise than by way of cash, than by way of, सॉरी कैश नहीं, कैश में, कैश के बिना अगर आप करोगे तो मतलब कैश करोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, बट अगर आप अकाउंट पे ही करते हो, इसीलिए बोला अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे ही चेक,
बैंक ड्राफ्ट, ये सब एकदम प्रूव है। ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, या फिर एनी ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक मोड, UPI एटसेट्रा, नेट बैंकिंग, ये सब आप लोग जानते हो। मैंने अगर आप ऐसा करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर 10,000 से ज्यादा अगर आप किसी को कैश सिंगल डे में पे करते हो, ठीक है, और उसको आप खर्चा दिखा रहे हो, तो फिर वो आपको दिक्कत कर देगा, ठीक है, तो आपको दिक्कत कर देगा, आपको डिडक्शन लेने में प्रॉब्लम कर देगा। तो इसलिए एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट टू अ पर्सन एक्सीडिंग 10,000 इन ए सिंगल डे, ठीक है, इन ए सिंगल डे इज मेड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक। अगर अकाउंट पे चेक में करोगे, ऑनलाइन में करोगे, तो फिर आपको डिडक्शन में कोई दिक्कत नहीं, मतलब डेबिट करने। बट अगर आप बिना इस तरह का चीज यूज करके कैश में करोगे, तो फिर इन दैट केस आपको डिसअलाउड कर देगा, ठीक है, तो फिर वो आपको ऐड हो जाएगा। इसको भी ऐसे लिखना पड़ता है, डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3, disallowed अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन, ठीक है, डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन। तो अगर माइनस कर दोगे 10,000 के ज्यादा कैश का अमाउंट कुछ भी, ठीक है, किसी को पेमेंट किया सिंगल डे पे, तो वो भी आपका डिसअलाउड अमाउंट पे आता है। ये हो गया सर, और भी है क्या? अरे बहुत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अनदर बुलेट, सर्टेन सम्स पेबल, मतलब किसी को कुछ पेमेंट कर रहे हो, सर्टेन सम्स पेबल बाय दी एसएससी, बाय दी एसएससी which have not been paid, which have not been paid during the relevant previous year in which the liability was incurred, in which the liability was incurred, or on or before the due date of filing of return, or on or before the due date of filing of return. Under section 139 subsection 1, in respect of that previous year, in respect of that previous year, this is also disallowed अंडर सेक्शन 43B। 43B में ये आपको डिसअलाउड करता है। सिंपल बात है सर, कुछ पेमेंट किसी को करना है, सर्टेन सम्स पेबल बाय द एसएससी व्हिच हैव नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इन व्हिच द लायबिलिटी वाज इनकर्ड, मतलब जिस साल का है उस साल नहीं किया था, या फिर ड्यू डेट से पहले नहीं हुआ था, रिटर्न फाइलिंग से पहले, तो फिर इन दैट केस वो अमाउंट भी आपको अलाउड नहीं करेगा, 43B ये कहता है। तो इससे हम यहाँ पर साइड में अमाउंट को ले लेंगे। बाकी जब हम लोग 43B का कैलकुलेशन आएगा ना, मैं आपको और डिटेल्स में, अच्छा जो बात मैं आपको कुछ देर पहले समझा रहा था, पर्सनल एक्सपेंसेस, यानी आपका घर का कोई भी, अपने फैमिली के अंदर आप जो भी खर्चा करते हो, ठीक है, जो आपके हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, ठीक है, ये आपका ये जो खर्चा है ना, पर्सनल एक्सपेंस, इन सिंपल याद रखना सर, सेक्शन 37 आपको ये अलाउड नहीं करेगा, तो सिंपल लिख दो, नॉट अलाउएबल एज पर सेक्शन 37। पर्सनल एक्सपेंस अलाउड नहीं है सर, आप अपना पर्सनल खर्चा, बिजनेस का खर्चा दिखा नहीं सकते, ठीक है, इसलिए डिसअलाउड करेगा और एड बैक करने को बोलेगा। और एक बात सर, कैपिटल एक्सपेंस,
एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? आपने कोई बड़ा मशीनरी वगैरह में खर्चा किया और पूरा का पूरा मशीन का खर्चा आप एक्सपेंस के तौर पे दिखा रहे हो। मानो कि आपने एक 50 लाख का मशीन खरीदा अपने बिजनेस के लिए और पूरा का पूरा 50 लाख आप खर्चा दिखा दोगे क्या? हेलो, भले ही आपने मशीन खरीदा, मशीन में आपका खर्चा हुआ, बट सर ऐसा नहीं होता है। आप लोग बचपन में फाइनल अकाउंट्स में भी किए हो सर। मशीनरी वगैरह का डिप्रिसिएशन आ सकता है, मशीनरी का डिप्रिसिएशन आ सकता है। मशीनरी का वैल्यू कभी भी पीएल में हम लोग डेबिट नहीं करते, करते हैं क्या? हेलो, अरे कोई फिक्स एसेट्स वगैरह आपने खरीदा, ना सर। उसको डायरेक्ट भी पीएल में खर्चा दिखा देते हो कि 10 लाख का मशीन खरीदा है, 10 लाख पूरा माइनस हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है। सेम बात यहाँ पर भी कर रहे हैं, नॉट अलाउएबल एज पर सेक्शन 37 बिकॉज अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर माने कोई ऐसा चीजों में खर्चा जो बिजनेस में एक कैपिटल एक्सपेंस है, माने एक पूंजी वाला खर्चा है जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला है। যেমন স্যার মেশিনের রিপেয়ারিং। हाँ ऑब्वियसली। अच्छा, मशीनरी रिपेयर के बारे में भी अलग से बोलता है, रिपेयरिंग ऑफ कैपिटल नेचर, ये अलग से पॉइंट देता है सर। आप माने आपने कोई रिपेयरिंग किया बट वो रिपेयरिंग आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। ये सब फाउंडेशन लेवल अकाउंट्स है, ये जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये सब जैसे স্যার फाउंडेशन लेवल মেশিনের अकाउंट्स। ইনস্টলেশন চার্জ ওটাও তো ক্যাপিটাল নেচারই না। हाँ हाँ हाँ, वो तो दाम के, मशीन के दाम के अंदर आ जाएगा ऑब्वियस, जो कैपिटल नेचर का इंस्टॉलेशन बिल्कुल। रिपेयरिंग ऑफ कैपिटल नेचर, ठीक है। मतलब अगर कोई रिपेयर ऐसा करते, देखो छोटा मोटा रिपेयर अलग चीज होता है, कोई ऐसा रिपेयर, अच्छा वैल्यूएशन वाइज नहीं होता है नॉर्मली, माने ऐसा रिपेयरिंग जो मशीन का लाइफ को बढ़ा देता है। बात को समझे, ऐसा रिपेयरिंग जो मशीन का लाइफ को बढ़ा देता है। माने अगर वो रिपेयरिंग की 5% का हो या 5 लाख, डजेंट मैटर। कोई रिपेयरिंग का दाम 5% हो या 5 लाख या 5 करोड़, डजेंट मैटर। बट अगर वो पर्टिकुलर रिपेयरिंग मशीन का लाइफ को 5 साल की जगह 10 साल कर देते हैं या 5 साल की जगह 7 साल 8 साल कर देते हैं, इसका मतलब कि वो कैपिटल नेचर का है। ये बात का ध्यान স্যার रखें একটা सर। কনফিউজ। बोल। পাঁচ 5 টাকা যে বলছেন মানে তো মানে যেগুলো রেভিনিউ নেচার বা কম হয় সেগুলোই তো 5 টাকা। ये মানে गलत বেশি এক্সপেক্টেড। ये गलत फहमी है सर, ये कॉन्सेप्चुअल रॉन्ग है, ये कॉन्सेप्चुअल रॉन्ग है। हमें लगता है कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज सस्ता खर्चा हो रहा है तो वो रेवेन्यू नेचर का है, और कोई अगर महंगा खर्चा है तो वो कैपिटल नेचर का है। यू आर राइट सर, बट कॉन्सेप्ट में क्या गलत है सुनो। कॉन्सेप्ट में गलत क्या है कि मैं आपको क्या बोला, अगर कोई पर्टिकुलर खर्चा एसेट का लाइफ को बढ़ाता है, मैं ये चीज ऐड किया, ठीक है, जो एसेट का लाइफ को बढ़ाना है मैंने बढ़ा रहे हैं। मैं आपको क्या बोला, 5% का हो या 50 लाख का या 5 करोड़ का, वो रेवेन्यू नहीं, वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा सर। अगर कभी भी कोई चीज किसी एसेट का लाइफ रिलेटेड हो ना, तो आपको मैं बता दूं कि वो कभी भी सस्ता में नहीं करेगा, वो हमेशा महंगा होगा। হ্যাঁ ये স্যার ওইটাই বলছিলাম যে 5 টাকাতে তো কখনো এক্সপেক্টেড লাইফ বাড়বেও না। 5 এটা তো এক্সপেক্টেড লাইফ বাড়া মানেই তো টাকা বেশি। यस सर, लेकिन आप मेरे बात का गहराई को नहीं समझे। लेकिन आप, मैंने क्या ऐड किया कि अगर 5% हो या 5 करोड़, रूल कहता है कि अगर यहाँ पर कभी भी ऐसा डिटर्मिनेशन नहीं करना चाहिए कि सस्ता है तो रेवेन्यू, महंगा है तो कैपिटल, ये कहीं नहीं बोला है। अगर आप अकाउंट्स का किताब ओपन करके देखो ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कहीं पर भी नहीं बोलता है कि स्मॉल अमाउंट मींस रेवेन्यू और लार्ज अमाउंट मींस আর ওখানে कैपिटल, অ্যামাউন্ট নেই। कहीं पर भी ये बात नहीं करेगा, ठीक है। वहां पर कहीं पर भी ये बात मेंशन नहीं करता है कि छोटा अमाउंट होगा तो रेवेन्यू होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ये सारा खेल एसेट के वैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड करता है, बस इसीलिए मैंने बात कहा। चलो आपको समझ में आ गया दक्षिणा। पर कई बार थोड़ा सा ना, वो कुछ क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा तड़का लगाने के लिए बात करते करते ऐसा हो जाता है। लेकिन बात का मतलब को समझो, आप समझ जाते हो आप लोग, फिर भी आप लोग पूछोगे कि सर क्यों 5% बोला।
रिपेयरिंग ऑफ कैपिटल नेचर नॉट allowable as per section স্যার কানেকশন লুজ হয়ে গেছিল। হ্যাঁ স্যার ওইটা মানে অ্যামাউন্টের ব্যাপারে কিছু লেখা নেই ক্যাপিটাল वही मैं बोल not allowable as per section 30 and 31 तो सेक्शन 30 एंड 31 इसको अलाउड नहीं करेगा। मैंने कैपिटल नेचर का रिपेयरिंग का खर्चा है और आप बिजनेस में उसको डेबिट कर दोगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, इसलिए उसको एड बैक कर दिया जाएगा। और क्या है, और क्या है, चलो और बता रहे, खत्म ही नहीं होता amortization of preliminary expenses अंडर सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आएगा सर 35AD, सॉरी 35D, 35D amortizations of preliminary expense अंडर सेक्शन 35D, या फिर एक्सपेंडिचर incurred under VRS scheme, voluntary retirement scheme, अंडर सेक्शन 35 DDA। इसमें बोलते हैं कि 4/5, ये रूल है, 4/5 ऑफ सच एक्सपेंस टू बी एडेड बैक। ये रूल है सर, आगे सिखाऊंगा, क्वेश्चन में बताऊंगा, बट आपको इतना बता दूं कि ये जो एमोटाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ये क्या है सर? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो चीज होता है जब कोई बिजनेस को करने से पहले आपका कोई खर्चा होता है, जैसे मानो गवर्नमेंट लाइसेंस लेना, रिसर्च करना, सर्वे करना, ठीक है, इस तरह का काफी सारी चीजों में ना बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले खर्चा हो सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसा अमाउंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी बिजनेस टू बिजनेस। तो अगर आपका कोई हो गया सर। हाँ बोलो सर, बोलो। ये भी सर कैपिटल नेचर का होता है। हाँ ये भी कैपिटल नेचर का होता है, वही बात कर रहे हैं सर। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपका कोई खर्चा होता है और उसको आप अमाउंटाइज करना चाहते हो और डायरेक्टली डेबिट कर देना चाहते हो, इसे भी आपको अलाउड नहीं करेगा, यही बात इसके लिए आया है। The amortizations of preliminary expense under section স্যার 35 প্রিলিমিনারি এক্সপেন্সটাও তো এতে हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एसेट के अंदर दिखाते हैं, बट उसको अलग से मेंशन करना है। मतलब बेसिकली बिजनेस कहीं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। मैंने देखो बिजनेसमैन का क्या है कि मेरा बिजनेस स्टार्ट करने का पहले का खर्चा है, मैंने किया था खर्चा, हमें डेबिट कर दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते ठीक है आपका खर्चा है, मान लिया, बट आप कभी भी इसको डायरेक्टली अमोटाइज ऐसे नहीं कर सकते, ये डिसअलाउड मान लिया, और इसलिए आपको एड बैक करने बोलेगा। अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर रहेगा तो आप चुपचाप इसको एड बैक करो, ठीक है, आप चुपचाप इसको एड बैक करो। इसलिए बोले एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन मैंने क्या होता है? एमोटाइजेशन बने किसी भी चीज को धीरे धीरे राइट ऑफ करना पड़ता है, उसे एमोटाइजेशन बोलते हैं। मैंने ये खर्चा आपका हो गया, अब ये तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप धीरे धीरे इसको आप पीएल में डेबिट करोगे, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है कि अगर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एमोटाइज कर रहे हो आप, ठीक है, तो ये खर्चा एक्चुअली आपका कैपिटल नेचर का है, ठीक है, तो इसीलिए इसको कभी भी नहीं किया जा सकता। और एक चीजें बोला यहाँ पर, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में 35 DD है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि इसका डिटेल्स अभी यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा। ये 35 DDA जब पढ़ाऊंगा ना सर, ये सब आगे आगे चर्चा का विषय है। 35D, 35 DDA सब सेक्शन वाइज चर्चा होगा, तो तब आपको मैं क्लैरिटी दे पाऊंगा। फिलहाल इतना क्या है कि एड बैक होगा। और एक बात सर आप और एक करते करते खत्म ही नहीं कर रहे हो सर, खत्म होगा नहीं इतना जल्दी। फाइन और पेनल्टी पेड फॉर इंफ्रिंजमेंट, मैं समझाता हूं सर, और ब्रीच ऑफ लॉ। सर बात को समझे,
फाइन और पेनल्टी पेड फॉर इंफ्रिंजमेंट और ब्रीच ऑफ लॉ, ये अलाउड नहीं है, मैंने बेसिकली डिसअलाउड खर्चा है, एड बैक करना है। हाउएवर penalty in nature of damages for delay in completion of a contract, being compensatory in nature, being compensatory in nature and is allowable। बात को समझे, लॉ बनाया जाता है मानने के लिए, ठीक है, लॉ बनाया जाता है मानने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं। लॉ तोड़ोगे फाइन भरोगे, ऑब्वियसली खर्चा है। हेलो, लॉ तोड़ने के कारण फाइन भरा आपने, तो फाइन भरना आपका खर्चा है कि नहीं, ऑब्वियसली खर्चा है। अब आप बोलोगे ये मेरा खर्चा है, मैं इसको डेबिट करूंगा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि हो सकता है आपका खर्चा है, बट हम इसको डेबिट नहीं करते रहेंगे। मैंने लॉ को तोड़ने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको टाइम पे पेमेंट करना था, आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किया, आपका एक्स्ट्रा चार्जेस लग गया, ठीक है। जैसे अभी 31 जुलाई आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल का डेट आ रहा है इंडिविजुअल्स का, कोई टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा, किसी को 5,000 का पेनल्टी लग जाएगा, किसी को 1,000 का पेनल्टी लग जाएगा। अब अपने टाइम पे पेमेंट ना करने के कारण पेनल्टी दिया, बिकॉज आपने लॉ तोड़ा, ब्रीच ऑफ लॉ हुआ। अब ब्रीच ऑफ लॉ के कारण अगर आपने कोई पेनल्टी दिया तो वो आपका खर्चा जरूर है, बट वो आपको यहाँ पर डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो सारी खर्चा अलाउड नहीं करेगा। लेकिन लेकिन जैसे मानो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दिया है, पेनल्टी इन नेचर ऑफ डैमेजेस फॉर डिले इन कंप्लीशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉम्पेंसेटरी नेचर है। यानी क्या होता है सर, ये आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मैम के पास पढ़े होंगे, कॉस्टिंग का एक चैप्टर होता है सर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। उसमें अगर आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को A to Z पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हमें ऐसा भी चीजें दिखाते हैं कि कोई पर्टिकुलर बंदा ने कॉन्ट्रैक्ट लिया, कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लेता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करने में, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में देरी होता है, तो देरी होता है तो फिर उसका एक अलग चार्ज हो जाता है, ठीक है, फिर उसमें डैमेज क्लेम होता है। तो इस तरह का जो डैमेजेस है ना, इस तरह का जो पेनल्टी है, वो कॉम्पेंसेटरी नेचर का है, और वो खर्चा आपके बिजनेस में आप बिल्कुल डेबिट कर सकते हो, ठीक है, वो चलेगा सर। लेकिन लॉ को तोड़ने का जो ब्रिज का खर्चा है वो नहीं है। आशा करता हूं समझ में आए। ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इनकम which is not taxable under this head, under this head माने PGBP, all expense related to income which is not taxable under this head, माने कोई खर्चा आपने किया कोई इनकम के लिए, पर वो इस हेड का नहीं है, किसी दूसरे हेड का है, किसी दूसरा हेड का है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप लोग रिसेंटली हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट करके आया, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक खर्चा करते थे, क्या खर्चा करते थे, म्यूनिसिपल टैक्सेस इन रेस्पेक्ट ऑफ रेसिडेंशियल हाउस या फिर लेट आउट प्रॉपर्टी। आप म्यूनिसिपल टैक्स पे करते थे, तो म्यूनिसिपल टैक्स का खर्चा जो है वो आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड का खर्चा है। अब म्यूनिसिपल टैक्स का खर्चा हाउस प्रॉपर्टी हेड का है, तो आप बिजनेस में थोड़ी माइनस कर दोगे, तो अगर कर भी दोगे ना एड बैक हो जाएगा, प्रॉफिट के साथ एड बैक हो जाएगा, बिकॉज वो पीजीबीपी हेड का है ही नहीं, तो जो हेड का नहीं है वो क्यों दिखाओगे आप।
इसको बोलते हैं गंडगोल पकाना। या तो जानबूझ के हो जाते हैं या फिर गलती से गलती, गलती से गलती की। समझ रहे सर? एनी सम पेड बाय SSC as an employer by way of contribution to pension scheme अंडर सेक्शन 80 CCD। ये डिडक्शन का सेक्शन है। एक्सीडिंग 10% of the salary of the employee of the salary of the employee। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन कर रहा है 80 CCD के तहत, अगर वो सैलरी के 10% से ज्यादा है तो वो डिसअलाउड है, पूरा का पूरा अमाउंट एड बैक हो जाएगा। बस ये कुछ पॉइंट था ऐड होने का। अब जो भी आपका वैल्यूएशन आया ये सबको जोड़ दो। हम लोग स्टार्ट किए थे यहाँ से, चल रहे हैं सर। ये पॉइंट ए में PL था, फिर ऐड का चालू हुआ, फिर हम लोग यहाँ पर जितना सारा पॉइंट ऐड कर पाए इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, जोड़ के हमें मिल जाएगा पॉइंट B, और A और B मिलके हो जाएगा C। बस। लेकिन मैं आपको क्या बोला सर, अभी तो पार्टी शुरू हुआ है। सर माने और भी चीजें बोलना बाकी है। ऐसे मैक्सिमम हो गया, बस अब थोड़ा सा और बाकी है। चलो सर, ये तो मैं इतना देर से आपको ऐड का कहानी बोला, लेस का भी कहानी सुन लो थोड़ा। लेस का भी कहानी सुन लो थोड़ा कि सर कब लेस क्या करना पड़ेगा। सर समझ में आ रहा है ना सबको? इतना चुप पड़ जाते हो आप लोग, इतना चुप पड़ जाते हो, मैं चिंता में पड़ जाता हूँ। मैं बोला था सर थोड़ा बोरिंग एरिया है, बट क्या है ना, जिंदगी में जो बोरिंग है वही काम का है। सर आप लोग गुस्सा हो जाते हो। एक्सपेंडिचर कर लो सर, गुस्सा कर लो, क्या है, गुस्सा करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। एक्सपेंडिचर अलाउबल एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ PL। मतलब क्या है, समझ में आ रहा है? मैंने खर्चा अलाउड है बट आपने PL में नहीं दिखाया। सर ये तो करना चाहिए था। हाँ सर वही बात है, करना चाहिए था पर आपने नहीं किया। अब कई बार तो समझ में नहीं आता है, कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाद में बोलता है कि हाँ हाँ चलो चलो कर लो, तब करना पड़ता है। तो हमें वो सब पॉइंट आपको लिखाना है कि कौन सा ऐसा खर्चा है जो आपको अलाउड था पर फिर भी आपने नहीं किया। अब आपको क्या कर देना है, कर दो, PL को माइनस कर दो। जैसे कि एक रूल मैंने आपको लिखाया था कि डिप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स आपको ऐड करना था, बिकॉज अकाउंट्स वाला डिप्रिसिएशन इनकम टैक्स वाले नहीं मानते। सिमिलरली depreciation computed as per rule 5 of income tax rule 1962, या तब आया था सर। एक्चुअली एक्ट आया था 61 में और कुछ चेंजेस के साथ रूल आया था 1962 में। ऐसा होता रहता है सर, हर एक्ट में आपको मिले वो वाला पर्टिकुलर जो भी डिप्रिसिएशन होगा ना वो आपका लेस हो जाएगा, इनकम टैक्स के हिसाब से डिप्रिसिएशन लेस हो जाएगा।
और भी लिख लो सर। স্যার ये মানে आपको স্যার বলছি ডিডাকশন এক্সেমশন এগুলো তো মানে মানে কেউ চাইলে নিতে পারে না নিতেও পারে এরকম না? नहीं नहीं, ये चावाचाई का केस नहीं है ऋषभ, ये पीएल को रेक्टिफाई किया जा रहा है। ये जो मैं आपको बता जा रहा हूँ सर, ये पीएल रेक्टिफिकेशन चल रहा है ऋषभ। देख আচ্ছা এখানে সেটা আমি ব্যাপারটা বুঝেছি। হুম আমি বলছি যে স্যার মানে মানে ইনকাম ট্যাক্সের যে মানে স্টাডি মেটেরিয়ালটা তো লেখা থাকে ইউ ক্যান মে অর ক্লেম ডিডাকশন আর এক্সেমশন, তাই জিজ্ঞেস করছি মানে ওটা তো কেউ চাইলে নিতে পারে আবার না আছে। সেটা তুই যেটা বলছিস সেটা হচ্ছে 80C থেকে 80U ডিডাকশনস এর গুলো বলছিস। তো এখানে তো আমরা 80C থেকে 80U ডিডাকশনস এর গুলো বলছি না, এগুলো হচ্ছে একদম ইন্টারনাল বিজনেস এন্ড প্রফেশনের ভেতরের গল্প। এখানে চাওয়া চাইয়ের কোনো ব্যাপার নেই, এখানে অ্যাজ পার রুল তোকে পিএলটা হ্যাঁ রেডি হ্যাঁ করতে আমি হবে। আমি ওইগুলো বলছিলাম 80C থেকে 80। এখানে 80C থেকে 80U ডিডাকশনস এর কথা হচ্ছে না, এটা হচ্ছে पीजीपीपी ভেতরকার গল্প। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना सर, ये पीजीपीपी का अंदर का बात है कि अगर मेरा बिजनेस में पीजीपीपी का मेन स्ट्रक्चर यही है। आप लोगों में क्या बोला सर कि आज मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, इस फॉर्मेट को आपको घर पे पढ़ना है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि एक बिजनेसमैन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे ठीक किया जाता है, ठीक है, कैसे उसको मेंटेन करना चाहिए, बस तब आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा समय देना पड़ेगा ऋषभ, ठीक है, पेशेंस के साथ थोड़ा टाइम, बस रेगुलर हो जा, रेगुलर क्लास कर ले, रेगुलर क्लास सुन ले, अगर रेगुलर लाइव नहीं कर पाता है कम से कम बैकअप लेके रिकॉर्डेड कर ले। मैं समझता हूँ तुम लोग फार्म जाते हो, तो बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, रेगुलर कर, रेगुलर करने से देखना सारा छोटा छोटा जो मन में डाउट है ना वो क्लियर हो। अच्छा, यहाँ पर एक सर एडिशनल डिप्रिसिएशन का मैटर रहेगा, ठीक है। ये एडिशनल डिप्रिसिएशन नॉर्मली किसको होता है जानते हो? एडिशनल डिप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देना पड़ता है, ठीक है, मतलब वो अपना बिजनेस पे लगाता है जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होते हैं। तो एडिशनल डिप्रिसिएशन एक्स्ट्रा एट द रेट ऑफ 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, of actual cost of new plant and machinery, new plant and machinery acquired by the SSC, acquired by the SSC, engaged in the business of any article, sorry, engaged in the business of manufacture or production of article or thing or generation, transmission of power, transmission or distribution, generation, transmission or distribution of power, power माने इलेक्ट्रिसिटी, यानी किसको एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता है? जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग करता है, या फिर जो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, ऐसे कंपनीज को, ऐसे फैक्ट्रीज को एक्स्ट्रा 20% का डिप्रिसिएशन अलाउड किया जाता है। ब्रैकेट में एक बात लिख लो, 10% ऑफ, কারণ सर उनका जो मशीन होता है ना वो ज्यादा खराब होता है। जो पावर जनरेटिंग यूनिट्स होते हैं, अगर कभी आप पावर जनरेटिंग यूनिट देखे हो कभी, बहुत जल्दी जल्दी इनका मशीन खराब हो जाता है सर। जैसे थर्मल पावर प्लांट, जैसे केटीपीपी थर्मल प्लांट देखे हो?
जैसे हमारे यहाँ पर आसपास में क्लोज में है कोलाघाट थर्मल पावर जनरेशन, ठीक है, कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन, ये बहुत पास में ही है, कोलकाता से 70-80 किलोमीटर दूर में ही है। इसमें अगर आप देखोगे, ये देखो सर, कभी भी अगर आप ट्रेन से भी जाओगे ना, आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इधर देखो 5-6 यूनिट है, इसके अंदर मशीन्स लगा हुआ है, ये तो चुल्ली है सर, ठीक है। अब ये सब मशीन्स वगैरह में पावर जनरेट होता है, पूरा ऑल टाइम आग के अंदर होता है, फायर के अंदर होता है। तो कहीं ना कहीं इसका मशीन उतना लंबा समय तक नहीं जाएगा जितना बाकी मशीन जा सकता है, जो नॉन पावर जनरेटिंग है या जो मैन्युफैक्चरिंग कम करता है। तो इसीलिए वो प्लांट वगैरह जो है उसमें एडिशनल डिप्रिसिएशन गवर्नमेंट लगाता है 20%, जो सेक्शन पीजीबीबी में सेक्शन मेंशन करके आपको बोला है, समझ रहे हो। तो মানে इसीलिए ওয়ার आप, টিয়ারটা বেশি হয়। हाँ वारंटियर ज्यादा है, ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा। ম্যানুফ্যাকচারও তাই, মানে ওরা ছোট ছোট র মেটেরিয়ালস বানায়, তো ওদেরও তখন ওইটাতেও মানে হিট হয় খুব, তার জন্য খারাপ। यस আচ্ছা। यस यस, इसीलिए, ठीक है। बाकी लोगों से एक्स्ट्रा और 10-20% नहीं मिलता, बाकी लोगों को नहीं मिलता, जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं है या फिर जो पावर जनरेशन में नहीं है, उनको ये फैसिलिटीज नहीं मिलता। तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, यहाँ पर एक थोड़ा सा लिखो सर ध्यान से, 10% of actual cost if put to use less than 180 days। यानी अगर कोई मशीन साल में 180 दिन से कम यूज हुआ है, ठीक है, मैंने जब फर्स्ट टाइम लिया गया है, मानो यूज नहीं हुआ, पुट टू यूज 180 दिन से कम यूज हुआ है किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो फिर उस केस में 20% नहीं 10% लगाया जाए, ठीक है। सर आप बोलोगे सर बाकी, सर बाकी बैलेंस नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, लिख दो, बैलेंस एडिशनल depreciation can be claimed in the next year, ठीक है, that is previous year 23-24। अच्छा अभी 22-23 जा रहा है, तो 23-24 में मिलेगा। तो ये एक हो गया पॉइंट्स, ठीक है, ये हो गया डिप्रिसिएशन एंड एडिशनल डिप्रिसिएशन का पॉइंट, जो आप क्लेम कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस। और एक बात लिख लो सर, बैलेंस एडिशनल डिप्रिसिएशन at the rate 10% of actual cost of plant and machinery, P&M, acquired and installed previous year 21-22 during previous year 21-22, हाँ, ये गवर्नमेंट ने मेंशन किया है, during previous year 21-22 and put to use for less than 180 days in that year। यानी 21-22 में आपने इंस्टॉल किया और उस साल में 180 दिन से कम का यूज हुआ है, तो ऐसे केसेस में आप उस पर्टिकुलर मशीन के लिए 10% 22-23 में ले सकते हो। ये जो बन रहा है ये 22-23 का बन रहा है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। ठीक जिस तरह से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, वही बात यहाँ पर का कि एडिशनल 10% हम नेक्स्ट ईयर क्लेम कर सकते हो, जिसमें आपका क्या होगा, आपका सुविधा हो जाएगा। तो हम लोग ए बी सी पॉइंट तक कर लिए थे, अब ये जो भी आया इसको टोटल करके डी पॉइंट आ जाएगा, और टोटल करोगे तो ए बी सी डी मिलके ई पॉइंट होगा, जो बेसिकली सी से माइनस होके हुआ है। सी पॉइंट को डी पॉइंट से माइनस कर दो, सी माइनस, ये भी लेस का पॉइंट था सर। और भी चीजें लेस होते हैं क्या? हाँ सर, और भी चीजें लेस होते हैं, जैसे ये डेप्रिसिएशन रिलेटेड पॉइंट था,
इनकम, बस और 5 मिनट से, इनकम क्रेडिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल बट नॉट टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड। इसका मतलब क्या है? इनकम क्रेडिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल, पीएल में क्रेडिट दिखा रहे हो, बट ये टैक्सेबल अंडर दूसरा हेड में टैक्सेबल नहीं है। जैसे बट नॉट टैक्सेबल और टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड, या तो किसी दूसरे हेड का है या तो फिर इस हेड में टैक्सेबल नहीं है, ऐसा कुछ भी। मैं समझाता हूँ। স্যার বলছি बोलो बोलो। যেগুলো চারটেতে ট্যাক্সেবল হয় না সেটা তো আদার সোর্সে ট্যাক্সেবল হয় না, তো हाँ এরকম वेरी, হতে পারে। यस यस यस, जैसे कि देखो डिविडेंड इनकम, सही बोला तुमने। ऐसे मानो डिविडेंड इनकम तुमने पीएल में डेबिट कर दी, सॉरी क्रेडिट कर दी, बट क्या डिविडेंड तुम्हारा पीजीपीपी का इनकम है? प्लीज टेल मी सर। না क्या স্যার, तो फिर ये पीएल में क्या कर रहा है? डिविडेंड इनकम पीएल में क्या करेगा? डिविडेंड तो अदर सोर्स का है, तो हाँ अदर सोर्स का इंटरेस्ट इनकम, इनकम होता है। एग्जैक्टली ठीक है। डिविडेंड इनकम तुम्हारा इधर का है ही नहीं, तो तुम इधर क्या कर रहे हो? तो लेस करो एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है सर? एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। ये एग्रीकल्चर में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को रिसेंटली कवर अप किया सैलरी पढ़ाने से पहले, तो वो भी यहाँ पर कोई काम नहीं है, मतलब वो टैक्सेबल ही नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा था, इनकम क्रेडिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल बट नॉट टैक्सेबल अंडर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करना, एक सेकंड, नॉट टैक्सेबल और टैक्सेबल, माने या तो वो पर्टिकुलर इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, तो किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के तहत। हाँ उसमें भी एक अलग रूल आता है, रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। 10,000 रुपये। 5,000 तक, 5,000, हाँ सर 5,000। 5,000, ठीक है। तो नॉर्मली एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्पल है। रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन आप लोग अगर एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो आपको पता चलता है। तो नॉट टैक्सेबल या फिर टैक्सेबल अंडर एनी अदर रेट, तो वो इधर लेस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आ गए, और भी 2-4 पॉइंट देख लो। इंटरेस्ट जैसे कि पहले ही आप लोगों ने बोला, वेरी गुड सर। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी माने डिवेंचर वगैरह किस में मिलता है? सिक्योरिटीज माने डिवेंचर, बॉन्ड एटसेट्रा, सेविंग्स बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स, टैक्सेबल अंडर अदर सोर्स, टैक्सेबल अंडर आईएफओएस। आईएफओएस माने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, 5 हेड में से जो लास्ट हेड माना जाता है, ये भी इधर से लेस हो जाएगा। अच्छा और एक चीज लिख लो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट। मानो आपके पास कैपिटल एसेट है जिसको आपने सेल करके प्रॉफिट कमाया, तो कैपिटल एसेट सेल करके जो प्रॉफिट कमाया जाता है ना, वो कैपिटल गेन हेड में आता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन, टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल लॉन्ग टर्म गेन। कैपिटल। यस सर, चाहे वो लॉन्ग टर्म भी हो या शॉर्ट टर्म हो, कैपिटल एसेट सेल करके जो गेन आएगा वो कैपिटल गेन है। अब कैपिटल गेन बिजनेस में क्या कर रहा है? कैपिटल गेन इनकम का प्रॉफिट यहां क्या कर रहा है? रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी हेड, जो आप लोग रिसेंटली किया, वो यहां क्या कर रहा है? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अदर्स हॉर्स रेस, गेम्स, क्विज एटसेट्रा। सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल। नहीं, अदर सोर्स, सही तो बोला था। अदर्स टैक्सेबल अंडर आईफोस माने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यहां क्या कर रहे हैं?
लेस हो जाएगा सब। जो यहाँ का नहीं है वो इधर कुछ नहीं है। गिफ्ट एग्जेम्प्ट भी हो सकता है और टैक्सेबल होगा। तो गिफ्ट कहाँ टैक्सेबल होता है? 50,000 तक गिफ्ट नॉर्मली एग्जेम्प्ट हो जाता है, 50,000 के ज्यादा वो तो टैक्सेबल होता है, पर टैक्सेबल अंडर अदर सोर्स में जाता है सर। जैसे रिसेंटली विराट कोहली ने केएल राहुल को गिफ्ट दिया, ऑडी या क्या सब दिया सर। इनकम टैक्स में जो रिफंड मिलता है ना, अगर आप ज्यादा टैक्स पे कर देते हो तो सरकार आपको रिफंड करते हैं। तो इनकम टैक्स का रिफंड भी आपका इनकम है, ठीक है, ये टैक्सेबल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर टीएल में क्रेडिट दिखाओगे गलत है, लेस करो। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई बार क्या करते हैं, रिफंड के साथ साथ उस पर फिर इंटरेस्ट भी देते हैं अगर ज्यादा देरी होता है तो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड ये टैक्सेबल है अदर सोर्स। হ্যাঁ, हाँ বলছি যে আজকাল তো মানে ম্যাক্সিমাম তো সব সিএ বা এরকম ট্যাক্স স্পেশালিস্ট দিয়ে তো মানে এইগুলো ট্যাক্স এগুলো মানে ট্যাক্স কম্পিটিশন করে। তো তো তারা তো মনে হয় মানে এগুলো মিনিমাম জানেই যে এগুলো সব আদার সোর্স বা এসে মানে এগুলো কি যারা পার্সোনালি নিজে যারা করে স্যালারি পার্সন বা ওদের জন্যই মানে এইগুলো কি মানে क्या ওদের बोल रहे? পার্টিকুলারলি বলার अरे জন্য। सुन, एक कंसल्टेंट जो, अब तुम लोग आगे जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे ना, तो जब तुम्हारे पास क्लाइंट आएगा अपना डिटेल्स लेके, तो तुमको उसको बताना है ना कि भाई कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना है। तो ये पूरा तुम्हारे ऊपर है ना, एज ए चार्टर्ड एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट आपको आपको रेडी करना है। तो जिसको पता है वो तो करता है अब आप लोगों को पता नहीं है, पता करना है, इसीलिए तो पढ़ाई करके एग्जाम देके क्रैक करके सर्टिफिकेशन लेना है हाँ ऋषभ, তাদের জন্যই তো, তোদের জন্যই তো তোরা কেন শিখছিস তাহলে? तुम लोग इसको सीख के आगे না जाके স্যার আমি प्रैक्टिस। বলছিলাম যে মানে এই যে উইনিং ফ্রম লটারি বা এগুলো তো সবাই মানে জানে ইনকাম ফ্রম আদার সোর্সে। তো যারা স্পেশালিস্ট যারা মানে সিএ বা ওরা তো ওইগুলো ঠিক ঠিক হেঁটেই দিয়ে দেবে। তো জানে যে ওটা তো প্রফিট পিএলে আসবে না। তো কিন্তু মানে এগুলো যে পড়াচ্ছে মানে করে তো नहीं सर, कहीं कभी कभी क्या होता है, गलती से कई बार कर देता है लोग, ठीक है, अपने बिजनेस में अकाउंटेंट रखा है মানে वो चार्टर्ड नहीं। প্রফেশনালরাও हाँ कई बार ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे। हमारा देश बहुत, क्या बोलूं सर, ठीक है, बीकॉम वाले लोग क्या करते हैं, अकाउंटेंट नहीं बनते क्या? ठीक है, तो मानो तुम्हारे बिजनेस में कोई अकाउंटेंट है, वो अकाउंट संभाल रहा है। अब अकाउंट संभाल रहे तो फिर वो अकाउंट में क्या किया, उसको सब कुछ ऐसे दे दिया, सब खर्चा दिखा दिया, ये साइड में दे दिया जो जी साइड का नहीं। तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लियरली बता देता है, ठीक है। अब जो देखो, जो एक्सपर्ट बन जाते हैं उनको पता है, लेकिन उनको भी आगे जाके ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ साथ बंदा बन जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो हमें बता रहे हैं उसको तो हमें लिखना पड़ेगा ना सर। আচ্ছা স্যার এবার ज्यादातर केस में अकाउंटेंट जो होते हैं कंपनी में या फिर छोटे मोटे बिजनेस में, वो थोड़ी ना चार्टर्ड होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, ठीक है, वो भी गलत करते हैं। और कई बार तो सर क्या बताऊं, बोलना नहीं चाहिए, छोड़ो अच्छा, तो इधर आपका हो गया। मतलब क्या है ना, पास करने के बाद बहुत लोग पढ़ाई बंद कर देता है, सर्टिफिकेशन मिल गया, लाइसेंस मिल गया, अपडेशन बंद कर दिया। अब अपडेशन बंद कर दिया तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है भूल गया सब। बस लास्ट पार्ट सर, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड और डीम्ड इनकम। मैं फटाफट लिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। 3 पॉइंट है इसमें। सैलरी, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम फार्म, अपने ही फार्म से अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, टू द एक्सटेंट
the same is deductible in the hands of firm as per section 40B। आगे चर्चा करूंगा इसमें, मतलब फार्म क्या कर सकता है और पार्टनर का क्या है। मतलब बेसिकली ये क्या बता रहा हूँ मैं, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड, मतलब अगर कोई पर्टिकुलर इनकम पीजीपीपी हेड का ही है और आप अगर इसको नहीं ऐड किए हैं इनकम के तौर पे तो ऐड कर लो, ठीक है, बस यही बोल रहा है। बैड डेब्ट, मानो आपका कोई बिजनेस में बैड डेब्ट हो गया था, बैड डेब्ट अलाउड, ठीक है, एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7, ठीक है, इन एन अर्लियर ईयर, इन एन अर्लियर ईयर माने पहले आपका बैड डेब्ट हो गया था 2020-21 में हो गया था या 2018-19 में हो गया था, बट अभी आपको बैड डेब्ट रिकवर हो जा रहा है। तो जब आपको नहीं मिला था आप उसको खर्चा दिखाए थे बट लॉस दिखाए थे, अभी आपको रिकवर हो गया तो इनकम हो गया ना, नाउ रिकवर्ड, तो इसको क्या बोलेंगे, डीम्ड इनकम बोल देंगे। मान लेंगे कि ये इस साल का इनकम है, डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 4, ठीक है, ऐड कर देंगे, यानी जो ऐड आपको करना चाहिए वही यहाँ पर ऐड हो रहा है। कुछ एक दो हट के पॉइंट है, और लास्ट एक पॉइंट लिख लो, रेमिशन और सीजेशन ऑफ ए ट्रेडिंग लाइबिलिटी। मानो आपका बिजनेस आप किसी और को दे रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ अर्निंग हो रहा है, ठीक है, रेमिशन और सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी। तो आप अगर अपना बिजनेस किसी को दे रहे हो तो बदले में अगर कुछ अर्निंग कर ले रहे हो, ठीक है, तो इसे भी डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। या फिर अपना लाइबिलिटी किसी और को दे रहे हो, लाइबिलिटी आपका है बट दे कुछ और, कोई और रहे, तो ये आपका इनकम मान लिया जाएगा, तो इसको डीम्ड इनकम मानेंगे। इसका चर्चा करेंगे आगे, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये भी 41 सबसेक्शन 1 का पार्ट है। তার মানে ডিসোলিউশন অফ ফার্ম বা এই থেকে যে প্রফিট বা কিছু আছে ওইগুলো। हाँ बेसिकली जब अपना ट्रेडिंग लाइबिलिटी किसी और को शिफ्ट करते हैं उस टाइम पे होता है, ये चर्चा करेंगे सर डिटेल्स में सेक्शन 41 में, पॉइंट एच आ जाएगा। স্যার রিমিশন মানে रेमिशन माने সেশন রিমিশন মানে ट्रांसफर, हाँ, सीजेशन माने बंद हो जाना, बंद हो, रेमिशन माने, रेमिशन माने किसी को ट्रांसफर करना, रेमिट करना। আচ্ছা बस सारा पॉइंट हो गया, जरूरी पॉइंट में लिखा दिया। अब आपको मिल जाएगा प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम, जो आई पॉइंट आपको बता रहा है। अब ये तो हो गया फॉर्मेट, ये था फॉर्मेट। अब जो मैंने आपको फॉर्मेट में लिखाया, ठीक है, लिख लिया सभी ने, बोलो सर, लंबा चर्चा था, लिख लिए कि नहीं लिख लिए? हाँ, सनोन, नील, राहुल, शालिनी, आयन, ओके सर। अब क्या करना है, घर पे क्या करना है, घर पे पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ के रखना सर कि क्या ऐड हुआ और क्या लेस हुआ। नेक्स्ट क्लास में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे ना, तब ये बात नहीं आना चाहिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है। अब पहले पढ़ के रखो, मैं सैटरडे वाला क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, सभी को बोल रहा हूँ, ऋषभ ऑल्सो, ठीक है सर, आज इतना ही है, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। থ্যাংক ইউ